नमस्ते मेरे भाई। आज हम ज्योग्राफी का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर का, जो संभावित है कि आ सकता है। क्या है, बिहार बोर्ड का तो ये थी आदत ही है कि किसी पूछे हुए प्रश्न को रिपीट करने का। पिछले 60% या 70% बिहार बोर्ड हमेशा क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सेट करता है। इसलिए उसी के तर्ज पर पीछे जितना भी क्वेश्चन बैंक से देखें, जो संभव है आने का संभावना है, उसको हम अथी कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ हम आंसर भी अथी कर रहे हैं, एकदम आसान भाषा में करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे टॉपिक पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं? नियोजन मतलब क्या आप समझते हैं? कि संसाधन का नियोजन करना यानी बचाव करना, बस यही तो कहना है कि संसाधन नियोजन का मतलब होता है बचाव करना। तो कैसे बचाव करना है, तो वही हमको लिखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि संसाधन नियोजन लिखकर बढ़िया से लिखेंगे, किसी संगठन या परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन को पहचानना। क्या करना? पहचानना, उनका आकलन करना और उनका सही समय पर, सही स्थान पर, सबसे बड़ी पॉइंट क्या, सही समय पर और सही स्थान पर उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। जहां जिसका जरूरत रहेगा वहां पर यूज करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वही तो कहता है कि जो भी हम संसाधन हमारे पास है उसको हमको क्या करना है, सही जगह पे सही टाइम पर यूज करेंगे, वही कहलाएगा क्या, संसाधन नियोजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है, पेट्रोलियम से किन वस्तुओं का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन हमें याद बहुत बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ये 2 नंबर में है, 2 नंबर का ही सब क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी। तो पेट्रोलियम से किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो लिखेंगे क्या, पेट्रोलियम से निम्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं या निर्मित होती हैं। पहला है क्या, गैसोलीन। दूसरा है डीजल, केरोसिन तेल, स्नेह, ग्रीस, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक आदि। बस ऐसा ही पॉइंट करके बढ़िया से सजा कर लिख देंगे तो एग्जाम हॉल में आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। या तो ये कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि कुछ हम लिखे हैं, बोर्ड वाला भी नंबर आपको बेहतरीन ढंग से देगा। देखिए मेरे भाई की, पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जो पढ़े उसको सही तरह से लिख पाना बड़ी बात है। लिखने के तो बहुत कुछ लिख सकता है इंसान, लेकिन कब क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। खादर और बांगर में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि खादर और बांगर, खादर किसको कहता है, बांगर किसको कहता है। आप दोनों का परिभाषा जानते हैं तो समझिए क्या कर सकते हैं, इसको अंतर स्पष्ट आराम से कर लीजिएगा। आप चाहें तो बीच में 2 भाग में बांट कर इधर खादर इधर बांगर लिख सकते हैं, या नहीं तो आपको जैसे सुविधा मिले तो क्या करिए, ऊपर में आप हेडिंग बना दीजिए खादर का। तो पहला में लिख दिए, क्या करा, 3 गो लिखने के ज्यादा, जितना वो पूछ रहा है हमको उतना ही करना है। जितना वो हमसे पूछ रहा है हमको उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा लिखने से हमको बोर्ड वाला एग्जाम अथी नंबर ज्यादा नहीं देने वाला है। बस जितना कह रहा है उतना कर देना है। 3 बोला है तो 3 आराम से लिख देंगे। क्या, खादर, तो नवीन जरोड़ मिट्टी खादर कहलाती है। इसका परिभाषा ही हो गया क्या, जो नवीन यानी नई जरोड़ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। दूसरा, ये आपको पता होगा कि खादर मिट्टी पावल कहाँ जाता था, तो यह नदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलती है। कहाँ मिलती है, नदी के समीपवर्ती, समीपवर्ती मतलब नजदीकी क्षेत्र में। जो नदी, बड़ा बड़ा जो नदी है उसके नजदीक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी मिलती है, जरूर मिट्टी मिलती है। क्योंकि जानते हैं हम क्या, कि जो खादड़ मिट्टी है का निर्माण कैसे होता है, जब बाढ़ जो आता है तो वही जो
मलबा लेकर आता है, जो गंदगी लेकर आता है, वो धीरे-धीरे सेडिमेंटेशन मतलब धीरे-धीरे जमता है, वही तो खादर मिट्टी का निर्माण करता है, उसी को तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं दूसरा नंबर में क्या, इस मिट्टी में महीन-महीन कण होते हैं। क्या? महीन-महीन कण होते हैं। तो 3 हो गया। पहला, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। दूसरा, इस मिट इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, यानी मतलब छोटे-छोटे कण होते हैं। तीसरा, यह नदी के समीपवर्ती यानी नदी के नजदीकी क्षेत्र में मिलता है। अब आइए बांगर पर। बांगर, तो जो खादड़ है जस्ट उसी का क्या ये विपरीत चलता है। पुरानी, उसको खादड़ में क्या बोलते थे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसका कण क्या था, छोटा था, तो इसका कण क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं। इसमें यह नदी नदी के समीप क्षेत्र में नदी नदी के समवर्ती क्षेत्र में नजदीकी क्षेत्र में मिलता था, तो उससे विपरीत होगा, मतलब यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, समझ गए। अगला आइए, जूट की खेती किन दो राज्यों में अधिक होती है और क्यों। जूट की खेती दो राज्यों में होती है, अधिक होती है, और क्यों होती है, बस वही हमको बताना है। तो आप जानते हैं क्या कि जूट का खेती जो है एक प्रकार का कैसा खेती है, ये फसल कैसा फसल है, रेशेदार फसल है। कैसा फसल है ये, रेशेदार फसल है। इसको आप जानते होंगे क्या, इसे सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। कौन सा रेशा, सुनहरा रेशा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि सुनहरा रेशा के नाम से किसको जानते हैं, तो जूट को। तो जूट का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। मतलब सबसे ज्यादा जूट का ये प्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। कहिएगा भैया यहाँ पर आखिर आखिर यहाँ ही ज्यादा क्यों, क्योंकि इन राज्यों में इन राज्यों में जूट की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है। अनुकूल भौगोलिक दशाएं मतलब कि जैसे एक स्टूडेंट के लिए कहता है ना कि पढ़ने का माहौल नहीं है, माहौल जैसे कि जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट रह रहा है, जहाँ पढ़ने वाला ही अति ज़्यादा लड़का रह रहा है, तो वहाँ पर तो निश्चित कहेगा, क्या कहेगा कि इधर तो माहौल बना हुआ है किस चीज़ का, एजुकेशन का माहौल है। यानी जिस एरिया में जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा थी होता है, वो कहलाता है कि उस एरिया का थी पर्टिकुलर थी बन जाता है। ठीक वही बात है कि जो यहाँ है, कहाँ, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये तीनों जगह क्या है, जूट का जो प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो क्या है, अवेलेबल है। मिट्टी, दोमट मिट्टी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, क्लाइमेट जो चाहिए थी जूट की खेती के लिए वो मिल जाता है। सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता, नदी का नदी का जल प्रवाह आदि दशाएं पाई जाती है। जैसे कि जूट का जब निर्माण होता है तो क्या करता है, पहले उसको उसको तो जूट का जो खेती होने के बाद उसको क्या करता है, पानी में भिगो कर, यानी कि सड़ाने के लिए पानी, मैक्सिमम पानी, ऐसा नहीं कि एक कटोरी में पानी लिए हैं या एक ड्रम में पानी लिए हैं हो गया, नहीं, बहुत सारा पानी का इसमें नीड पड़ता है। तो ये पानी आता है कहाँ से, आपको ये पता होगा, जो पश्चिम बंगाल है, हुगली नदी, हुगली नदी से पानी ले लेता है, वहां से ही पानी अथी करके इसका यूज करता है। आप, अगर आपको पता होगा, जो कलकत्ता में जितना भी जूट का फैक्ट्री लगा हुआ है, सब लगा हुआ है एक तरफे से किधर, हुगली नदी के किनारे। ठीक, आइए टॉपिक पे आते हैं। तो इन राज्यों में जूट की खेती अधिक होती है। कौन कौन राज्य बताएं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। 3 राज्य बताएं, पूछा 2 बता दिए, 3 3 जानिए तो गलत तो नहीं किए। अगर पूछेगा एग्जाम में तो 2 ही लिखना है, तो 2 लिखेंगे। अब क्यों होता है ये भी जान गए, क्योंकि जो जूट की खेती के लिए जो माहौल चाहिए वो कहाँ है, पूरी तरह से अवेलेबल है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। जो भारतीय कृषि है इसकी जो विशेषताएं हैं वही लिखने के लिए बोल रहा है 5। तो पहला विशेषता है इसमें, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 मतलब 2/3 जीविका आधारित है।
कृषि पर आधारित है। 2/3 मतलब 2/3 यानी इंडिया का जितना टोटल पॉपुलेशन है उसका समझिए कि 75% जो इंसान है उसका जो जीविका यापन हो रहा है वो किससे हो रहा है? कृषि से ही हो रहा है। इसलिए इसको आर्थिक जीवन का प्राण कहा गया है। आगे आइए दूसरा में, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। यानी भारत का जो इतना जनसंख्या पॉपुलेटेड डेंस पॉपुलेटेड है भारत, इसका जो भोजन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। तीसरा, यहाँ की कृषि से कच्चा माल उद्योगों को प्राप्त होता है। यानी कि जो खेती कल जा रहा है उससे क्या उद्योगों को भी क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। यानी उद्योग का नीड भी पूरा हो रहा है। जैसे कपास से सूती वस्त्र उद्योग, यानी कपास का खेती करेगा उसके बाद चला जाएगा कहाँ? फैक्ट्री। उससे क्या बनेगा? सूती वस्त्र बनेगा। गन्ना खेत में ही करेगा उसके बाद चला जाएगा फैक्ट्री। किस लिए? तो चीनी का प्रोडक्शन के लिए। जूट जूट का खेती करेगा उससे क्या बनेगा? जूट बन जाएगा। अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से कच्चा माल देते हैं। अगला है चौथा में, यहाँ की जलवायु यहाँ की जलवायु मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता पाई जाती है। कहिएगा विविधता ये सब क्या भैया? ये सब नेम थी भैया, विविधता धरातल ये सब समझ नहीं आ रहा। हर विविधता का मतलब होता है कि क्या? डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ की जलवायु, ठीक, मिट्टी एवं धरातल। जलवायु मतलब देखते हैं कहीं बरसात कहीं सुखाड़। भारत तो बायोडाइवर्स है ही, हर चीज में है। कहीं पहाड़ आपको मिलेगा, कहीं पठार है, तो कहीं पूरा रेगिस्तान है। तो वही विविधता दिखा रहा है, डिफरेंट दिखा रहा है। और ये डिफरेंट होने के कारण यहाँ जो फसलें हैं वो भी डिफरेंट है। जैसे चावल है तो चावल सबसे ज्यादा हो गया पश्चिम बंगाल। गन्ना, मोटे अनाज, कुछ तिलहनों के उत्पादन में विश्व में अग्रणीय है। मतलब कहीं देखिएगा तो चाय अधिक हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में देखिएगा तो चाय का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। कहीं चावल अधिक हो रहा है जैसे पश्चिम बंगाल। गेहूं मार देखिएगा तो सिर्फ यूपी पंजाब तरफ देखिए, हरियाणा पंजाब तरफ। तो वही है कि जहाँ अलग अलग डाइवर्स है, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट अथी लैंड होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट फसल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पांचवा माइए, राष्ट्रीय आय में भारत कृषि का मुख्य योगदान। जो भारत का राष्ट्रीय आय है यानी जीडीपी जिसको बोलते हैं, उसमें देश का 24% जो जीडीपी का जो योगदान है किसका है? भारतीय कृषि का। देश का कितना? 24%। ठीक है। बस एग्जाम में ये जितना लिखा हुआ है ये जरूरी नहीं है कि जैसे लिखा हुआ है बस हमको वैसा ही लिखना है। बस इतना समझ लीजिए कि आप जो लिख रहे हैं आपको थोड़ा लगना चाहिए कि नहीं हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। एक इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कोई चीज को लेकर कि हम हर समय गलत नहीं हो सकते। ऐसा भावना हमेशा रखना चाहिए इंसान को। अरे थोड़ा गलत ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसलिए बस अपना भाषा में जिससे आपको समझ लगे कि ऐसा हो सकता है बस वैसा ही लिखिए। ये जरूरी नहीं कि जैसे लिखा हुआ है सीक्वेंस में उसे ही लिखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? जो नदी घाटी परियोजना है उसको बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहते हैं आइए जानते हैं। नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई का उपयोग करना, जिससे सिंचाई के साथ बिजली का उत्पादन करना, बाढ़ का रोकथाम करना, मिट्टी कटाव रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना और पर्यटन उद्योग हेतु रमणीय स्थल मतलब घूरने का स्थान का निर्माण करना। अनेक लाभ एक ही समय साथ साथ किए जा सके ऐसी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सिंपल है, नदियों पर अगर बांध बना देंगे तो क्या वो पानी जो स्टोर होगा उसको क्या यूज कर लेंगे? सिंचाई में कर लेंगे। पॉइंट बाई पॉइंट भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं सिंचाई के लिए। ठीक, सिंचाई। उसके बाद वो जो पानी है उसी से हम क्या थर्मल पावर जो सुन थी हाइड्रो पावर जिसको बोलते हैं हम, यानी जल से भी क्या बना सकते हैं? बिजली बन जाएगा उसी से। बाढ़, जहाँ बाढ़ है बाढ़ का भी रोकथाम हो जाएगा, मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा। वहीं पानी में हम क्या कर मछली पालन भी कर सकते हैं। नहर के निर्माण यानी कि जो डैम बना है उससे एक नहर का निर्माण कर सकते हैं। यातायात की सुविधा भी बढ़ा सकते हैं। यानी सब मिलाकर ये हुआ कि एक ही समय पर बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए उसी को बहुउद्देशीय कहते हैं।
अब परियोजना जोड़ रहा है तो कहेंगे एक ही समय पर या वैसी परियोजना जो एक ही समय पर बहुत सारे उद्देश्यों का पूर्ति करे, वही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाएगा। बस सिंपल है, बस यही है कि थोड़ा 2 लाइन आगे पीछे बड़ा करके लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे तो और ठीक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन अभी दिए हैं, सेट बाय सेट करके इसमें टोटल 5 सेट देंगे, ठीक ना, ज्योग्राफी का 5 सेट, हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, 5-5 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये है 5 नंबर का क्वेश्चन, ये आप लोगों पर छोड़ रहे हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है भारतीय सीमेंट उद्योग का वर्णन करें, और दूसरा क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। ठीक, ये कर लीजिएगा, भरोसा आप कर ही लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो ये कमेंट में आप बोल दीजिएगा भैया कि आप ही करवा दीजिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आइए अब आगे पढ़ते हैं, आपदा के बाद आपदा वाला भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपदा से भी कुछ क्वेश्चन पूछता ही है। इसका क्वेश्चन जो है, भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। सॉरी, भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे इसमें, चाहे आप तो क्या करेंगे, बीच से इधर लिख सकते हैं भूकंप, इधर लिख सकते हैं सुनामी। हमने कम जगह छोटा छोटा हो जाने के कारण हमने क्या किया, पूरा टोटल एक ही साथ मिला के लिख दिए। आप चाहें, अगर आपकी सुविधा हो तो आप बीच से इसे 2 भाग में कॉपी के पेज को करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर आपको समझाने में दिक्कत होता, आपके सहूलियत के लिए हम क्या किए, इसी में ऐड कर दिए कि छोटा होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे। भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भूकंप और सुनामी एक कैसी आपदाएं हैं, तो जो है आपदाएं हैं कैसी है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। मतलब क्या, ये प्रकृति यानी बाई नेचर ये आपदाएं क्या है, ये डिजास्टर जो है ये बाई नेचर है, भूकंप और सुनामी, जिनका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। भूकंप यानी जो दोनों है, भूकंप और सुनामी दोनों का संबंध किससे है, पृथ्वी की संरचना, मतलब पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उससे है। कह रहा है भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है उसे भूकंप कहते हैं। यानी जो लैंड पे, मतलब जमीनी भाग पे जब कंपन का अनुभव अति दिलाता है वो क्या, भूकंप कहलाएगा। लेकिन जब वह महासागर की तली में होता है तो वह सुनामी के नाम से जाना जाता है। यानी स्थल पर कंपन भूकंप कहलाएगा, समुद्री तल के अंदर, वहां कम समुद्री तल के अंदर कंपन वो सुनामी कहलाएगा। आगे, भूकंप का संबंध स्थल भाग से है, बताएंगे कि जो भूकंप का जो संबंध है किससे है, स्थल भाग मतलब जमीन से है, जबकि सुनामी का जल भाग से है, जल भाग से है। भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ता है, ये जो भूकंप है, भूकंप का जो इफेक्ट है कहीं भी पड़ता है, जबकि सुनामी का इफेक्ट सुनामी का समुद्र के किनारे, यानी जो प्रभाव है भूकंप का ये कहीं भी पड़ सकता है, जो भी स्थल खंड है वो कहीं भी इफेक्ट डाल देगा। मतलब जान माल की जो क्षति होगी वो स्थल खंड के कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सुनामी है, जो सुनामी से जो जान माल की क्षति होगा वो सिर्फ और सिर्फ की कहाँ पे होगा, जिस जिस एरिया पर्टिकुलर एरिया में जिससे कनेक्टेड है, जो एरिया समुद्र के किनारे कनेक्टेड है वो एरिया को ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा भूस्खलन के कितने रूप होते हैं, तो भूस्खलन किसको कहते हैं, पूछ तो रहा है क्या, भूस्खलन के कितने रूप हैं हमको वो लिखना है। लेकिन अगर हम इसका परिभाषा लिख दें कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका भी जानकारी बढ़ जाएगा। ठीक, आइए जानते हैं भूस्खलन क्या है। कहता है जब पर्वतीय या ढलानदार क्षेत्र
में स्थित मिट्टी, चट्टान या पत्थरों का बड़ा भाव गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसक जाता है, तो इस प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। यानी जो पहाड़ी एरिया है, यानी ऊंची एरिया जो है, जो ढलान की एरिया है, वहां से मिट्टी का खिसकना या चट्टान नीचे आ जाना या पत्थरों का नीचे गिर जाना, भूस्थल पर आ जाना, वो क्या कहलाएगा? भूस्खलन कहलाएगा। आगे कहता है कि यह प्रायः अधिक वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया, वनों की कटाई, सड़क निर्माण कार्य के कारण होता है। जैसे कहने का यह तात्पर्य हुआ कि जैसे कोई एक पहाड़ी एरिया है, ठीक, वहां से एक रास्ता जा रहा है, अब उसको करीब के कॉर्नर साइड काट कर अगर रास्ता निकाल के ले जाएंगे, तो अनस्टेबिलिटी के कारण तो एक समय आने पर तो गिरेगा ही, और उसी को गिरने नीचे धसने, जिसको बोलते हैं धसना, अगर धसेगा नीचे, धसने का प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? भूस्खलन कहलाएगा। भूस्खलन के मुख्य पांच पांच माने जाते हैं। ऐसे तो कहीं 4 भी दिखाता है, कहीं 5 भी दिखाता है। तो आइए, पहला कहता है पतन, यानी फॉल, यानी चट्टानों या पत्थरों का ऊंचाई से टूट कर गिरना, यानी पतन, यानी चट्टानों यानी पत्थरों का नीचे गिरना, टूट कर नीचे गिरना, क्या कहलाएगा? पतन। उदाहरण जैसे पहाड़ी रास्तों पर पत्थर गिरना। अगला है स्खलन या फिसलन, स्लाइड इसको बोलते हैं। मिट्टी या चट्टान का एक साथ फिसल कर नीचे आ जाना, चाहे कहीं पहाड़ी एरिया है जहाँ पत्थर से थी है, ठीक, तो पत्थर के नीचे गिरना वो पतन कहलाएगा। स्खलन, जो मिट्टी है ऊंचाई पर है, लेकिन वो मिट्टी अगर नीचे आ गया उसको क्या बोलेंगे? फिसलन या स्खलन बोलेंगे। प्रवाह, फ्लो, मिट्टी और पानी मिलकर कीचड़ की तरह बहना, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलेगा। रेंगना, क्रीप, मिट्टी का बहुत धीमी गति से खिसकना, रेत खेतों में दरार, पेड़ों का झुकना। अगला अवसादन, धसाव, भूमि का अचानक नीचे धस जाना खनन क्षेत्रों में। कहने का मतलब ये हुआ खनन क्षेत्र, जैसे कि अब यहाँ से खद के कोयला निकाल रहे हैं, निकालते जा रहे हैं और उसे छोड़ देंगे, तो एक समय के अंदर तो नीचे जो खाली भाग है, वो खाली भाग है तो वो तो निश्चित है कि धसेगा ही। वो भी एक तरह से क्या है? स्खलन का ही एक अच्छी परिभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। सुनामी जो आपदा है, सुनामी कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। तो इस पर क्या करा है? एक लेख लिखने के लिए बोल रहा है, यानी कम शब्दों में जितना छोटा से छोटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछता है। सॉरी, सिर्फ 2 ही नंबर का इससे क्वेश्चन रहता है। तो आइए इस पर लिखते हैं। कहता है भूकंप और बाढ़ की तरह सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, क्या तीनों है? प्राकृतिक आपदा। जिससे तो एक ऑब्जेक्टिव तो निश्चित है कि बन ही जाएगा, आएगा ही, ये कन्फर्म ही है। यह ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो महासागर के गर्भ मतलब तली पर कंपन पैदा होता है। पिछले स्लाइड में यानी पिछला क्वेश्चन में भी हम पढ़े कि सुनामी आता है कैसे। तो सुनामी का जो संबंध किससे था बताएं, ये महासागर के तली में जो कंपन उत्पन्न होता है वहीं से थी रूप ले लेता है किसका? सुनामी का। आगे कहता है इस कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। क्षैतिज देखिए, एक ऊपर नीचे जो है एक खंभे की तरह, या क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर, ये क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज यानी पृथ्वी तल के समान, ऐसे पृथ्वी तल के समान, ऐसे ऐसे, ठीक ना, ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं क्या? क्षैतिज। क्षैतिज गति उत्पन्न करती है। भूपटल के नीचे का वह केंद्र जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप कहलाता है, जबकि महासागर के तली में कंपन के फलस्वरूप समुद्र जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होकर महासागर में उठने वाली प्रचंड तथा भयावह लहरों द्वारा तटीय क्षेत्रों में विनाश लीला का तांडव सुनामी कहलाता है। जो स्थल भाग में जो कंपन होता है उसको भूकंप कहते हैं, लेकिन जो महासागर में होता है, महासागर की तली में होता है, गर्भ में होता है, उसको क्या बोलेंगे? सुनामी। सुनामी होने के बाद ये भी हमको तो पता ही रखना है कि सुनामी से क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत इफेक्ट तो है ही, कहाँ इफेक्ट ज़्यादा डालेगा? तो उससे तटवर्ती क्षेत्र जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इसका खतरनाक अथी होता है। आगे आइए, सुनामी आपदा प्रबंधन द्वारा सुनामी की भयावहता का मुकाबला तथा बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। इसके बारे में बता देंगे। अब थोड़ा अपना अथी भी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करने से क्या क्या होगा। जो इफेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, जो जान माल की क्षति हो रहा है, उससे तो कम कम क्या हो जाए? कमी हो जाए।
मतलब उतना ज़्यादा जान माल की क्षति ना हो पाए उसके बारे में कुछ बता देते हैं, कुछ नोट्स बता देते हैं कि ऐसे होना चाहिए। तो आइए पहला नोट्स क्या कहता है, सुनामी से बचाव के लिए पूर्वानुमान आवश्यक है। दूसरा कहता है समुद्र के बीच में इसके लिए स्टेशन तथा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जो समुद्र जल की सतह के नीचे की क्षैतिज हलचल अध्ययन कर तट पर संकेत दे सके। मतलब जैसे कि आकाश हुआ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस जिसको बोलते हैं, ऊपर क्या कर रहा है, या हम सब जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं वो किस लिए छोड़ रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, लगाएगा ठीक है, क्यों ऐसे ही लगाएगा, नहीं, वो जो लगा रहा है मौसम के बारे में जानकारी दे रहा है और सारे बहुत सारे पृथ्वी के बारे में जानकारी देगा, इसलिए तो उसको उतना कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है कि समुद्र के तल में भी एक स्टेशन होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि अगर जो कुछ अगर होगा, अगर समुद्र तल के अंदर कुछ होगा, कोई भी हलचल होगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट सिग्नल भेज देंगे कहाँ, ऊपर, यानी कि जो उसके तटवर्ती इलाके में जो लोग रह रहे हैं वहाँ सिग्नल भेज देंगे। क्यों भेजेंगे, कि जितना जल्दी क्या करेगा, जब जान रहे हैं कि सुनामी आने वाला है तो उतना जल्दी क्या करेंगे, वहाँ से इवेक्यूएट कर लेंगे, नहीं जल्दी निकल जाएंगे, यानी बचाव हो जाएगा, यानी क्षति नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि किस चीज़ का, प्लेटफॉर्म ने समुद्र के अंदर या स्टेशन का, इसके द्वारा लोगों को हटाया जा सकता है। अगला तीसरा नंबर का तटबंध के किनारे मैग्रोव जैसी वनस्पति लगानी चाहिए। मैग्रोव वन मतलब होता है छोटी छोटी जो पौधे होते हैं, पेड़ तो होता है बड़ा बड़ा जो होता है उसको पेड़ बोलते हैं, पौधा मतलब छोटा छोटा, यानी कि समझिए कि एक 3 फीट 4 फीट का जो पौधे होते हैं उसको ही बोलते हैं मैग्रोव। अगला है कंक्रीट तटबंध बनाया जाना चाहिए, यानी कि मोटी मोटी दीवारें बनाया जाना चाहिए जो कि जितना भी कस के जो आएगा लहर आएगा, सुनामी के बाद जो लहर आता है वह टकराने के बाद क्या करे, सारा झटका झेल ले कौन, वो जो तटबंध है जो दीवार बनेगा वही पूरा झटका क्या कर ले, झेल ले, यानी मैक्सिमम अथी को क्या कर ले, फोर्स को उसको डिनाई कर दे, तट से टकराने वाली तरंगों को रोकने तथा प्रभावित सीमित करने में सहायक होगा, यानी जो इफेक्ट है, जैसे कि किसी चीज को ज्यादा जोर से मार रहे हैं, अगर बीच में रुकावट आवे तो वहां तो जो रफ्तार है वो धीमी तो कर देगा ना, इसलिए क्या करेंगे, तटबंध बना देंगे। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्या करेंगे, आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे, यानी स्लाइड बाई स्लाइड दे देंगे।